हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज असर्शन एंड रीजन। मैं जितने भी चैप्टर है ना सारे के सारे पहले तो बता दूं मैं अपलोड कर चुका हूं विद नोट्स, वो भी हैंड रिटन। ठीक है, प्लस मैं एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूं हर चैप्टर के, और हर चैप्टर के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर चैप्टर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए ना, क्योंकि इस बार क्या है सिलेबस चेंज हुआ है। बच्चे कह रहे हैं सर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्या करें। मैंने कहा चैप्टर वाइज वीडियो उठाओ आप। ठीक है, तो चैप्टर वाइज वीडियो उठानी है PYQs की। अगर आपका एग्जाम पास है और आपको कुछ नहीं पता तो PYQs की वीडियो देख कर आ जाओ, आराम से 90 अबव स्कोर कर दोगे आप। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 सैम्पल पेपर अपलोड किए थे और उसमें से बताया बच्चों ने कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना उन्हें असर्शन एंड रीजन में आ रही है। बाकी क्वेश्चन सारे आते थे उनको, क्योंकि उन्होंने MCQ, PYQs और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख रखी थी, बट उनको सबसे ज़्यादा असर्शन एंड रीजन में दिक्कत आई। ठीक है, उन्होंने बोला बहुत सारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आया असर्शन और रीजन कैसे सॉल्व करना है, और जिनको समझ में आया उन्होंने कहा कि सर हमें अभी भी डाउट है। ठीक है, और हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे, और जिनको मिलते हैं उनको आंसर भी मिलते हैं, उनको वो कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका आंसर ये कैसे होगा, मतलब एक्सप्लेनेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, मतलब जो भी आंसर उनको मिल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करते हैं। मैंने हर चैप्टर के असर्शन एंड रीजन अपलोड किए हैं। ठीक है, देखो मेरा सिंपल सा फंडा है, मेरे को 100 मार्क्स करवाने हैं आपके किसी भी तरीके से, और 100 मार्क्स का मतलब 100 मार्क्स। 1 मार्क्स का भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं बोल दूं कि चलो यार 99 आ जाएंगे, कोई नहीं 1 मार्क्स से छुड़वा देते हैं, ऐसा नहीं करना। 100 मार्क्स मतलब 100 मार्क्स पूरी मैं कोशिश करूँगा कि आपके 100 ही आएँ। ठीक है, तो चलिए जी, मैं जितने भी चैप्टर है सबके असर्शन एंड रीज़न भी अपलोड कर चुका हूँ, उनका भी सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो मैंने अभी बोला उन सबका लिंक भी। तो स्टार्ट करते हैं असर्शन एंड रीज़न। तो सबसे पहले तो वैसे मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ असर्शन एंड रीज़न कैसे सॉल्व करते हैं, बट पहले दोबारा से बता देता हूँ। पहले असर्शन रीड करना है आपको, अगर असर्शन सही लिखा हुआ है तो फिर रीज़न रीड करना है, अगर रीज़न भी सही लिखा हुआ है तो आपको ये देखना है कि रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना है या नहीं है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला असर्शन लिखा हुआ है कि क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड ऑन द रिस्क इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। क्रेडिट जो होता है, लोन जो होता है, वो यूजफुल भी हो सकता है और यूजफुल नहीं भी हो सकता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो मैंने अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या किया है, क्रेडिट लिया है, लोन लिया है। ओके, और वो मेरा बिजनेस चल जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो जो लोन लिया मेरे लिए फ़ायदेमंद है। बट मान लो मैंने खेती के लिए लोन लिया था, ठीक है, बट वो खेती ख़राब हो गई, तो डिपेंड करता है ना कि वो क्रेडिट यूज़फुल होगा या नहीं होगा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो यानी असर्शन एकदम सही लिखा हुआ है, ये सही बात है कि हमारा जो भी हम लोन लेते हैं वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। ठीक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो असर्शन तो ट्रू लिखा हुआ है। रीज़न पे आते हैं। रीज़न लिखा हुआ था चांस ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम द क्रेडिट इज़ हायर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये लाइन एकदम गलत लिखी हुई है, रीज़न एकदम गलत है। अब इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट जो लेते हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, ये बात एकदम गलत है। सबसे ज़्यादा है ना, मैं आपको बता दूं, लोन के चक्कर में जो हालत ख़राब है वो हमारे फार्मर्स की है। क्यों? क्योंकि वो फार्मर्स जो लोन लेते हैं पहले तो हाई इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, और ले भी लेते हैं ना तो उनकी फसल ख़राब हो जाती है, और मान लो अगर उनकी फसल ख़राब हो गई तो फिर दोबारा लोन लेंगे और फिर इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। तो ये बात एकदम गलत है। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा। तो यानी इस बार रीज़न हमारा गलत है। तो इसका क्या होगा कि असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। तो इसका आंसर होगा सी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, असर्शन लिखा हुआ है कि इन इंडिया नो इंडिविजुअल कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। ठीक है, अब आप बताओ, मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ। ठीक है, और वैसे तो आप पॉज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये बात सही लिखी हुई है, पूरी लाइन लिख के बताना। ठीक है, क्या ये बात सही लिखी हुई है? 3, 2, 1, टाइम्स अप। ये लाइन एकदम सही लिखी हुई है। इंडिया के अंदर कोई भी बंदा ये मना नहीं कर सकता जी आप मेरे को रुपए में पे मत करो। मान लो आपने मेरे को आप आए कि सर मैं आपको 1000 रुपये पे करता हूँ, मैंने कहा ठीक है, बट मैंने बोला कि जी नहीं मैं रुपीज़ में नहीं लूँगा, मेरे को डॉलर में पे करो या मेरे को येन में पे करो, ऐसी करेंसी में पे करो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया में रुपीज़ की पेमेंट को कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ओके जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं रीज़न की। ठीक है, अच्छा पहले तो असर्शन से ही ऊपर से थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, क्यों मना नहीं कर सकता कोई रुपीज़ में? क्योंकि रुपीज़ का लीगल टेंडर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑथराइज करती है, कोई भी उसे लेने से मना नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं रीज़न पे। तो रीज़न की लाइन पढ़ते हैं। क्या रीज़न की लाइन सही लिखी हुई है? रुपीज़ इज़ द लीगल टेंडर ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। रुपीज़ का एक लीगल टेंडर होता है, आपको पता होगा 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो उस टाइम क्या हुआ था, लीगल टेंडर ख़त्म कर दिया गया था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि जी नोट आज से नहीं चलेंगे, उन्होंने थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज का यूज़ किया था। उन्होंने बोला था आज से जो 500 और 1000 के नोट है उनका लीगल टेंडर ख़त्म हो गया है।
ठीक है, उन्होंने बोला लीगल टेंडर खत्म हो गया है। तो हाँ, ये बात सही लिखी हुई है कि रुपीज़ का इंडिया के अंदर एक लीगल टेंडर होता है। ठीक है, अब ये देखो तो मतलब रीज़न भी सही। अब ये देखो कि रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना है। हाँ जी, बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी बंदा रुपए में पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि रुपए का एक लीगल टेंडर होता है। ठीक है, तो असर्शन भी सही, रीज़न भी सही, एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ओके, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। ओके जी, तो तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, असर्शन लिखा हुआ है हमारा कि द मॉडर्न करेंसी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाउ एवर इट डज नॉट हैव यूज ऑफ इट्स ओन। क्या ये बात सही लिखी है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जो मॉडर्न करेंसी है ना, जैसे 10 रुपये के नोट, 1000 रुपये का नोट, 2000 का नोट, ये जो नोट है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए यूज़ तो किए जाती है, बट इनकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। वो 500 का नोट वो सिर्फ एक कागज़ है। ठीक, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 2016 से पहले वो जो 500 का नोट था वो देखकर बड़ी खुशी होती थी कि जी 500 का नोट है, बट 8 नवंबर के बाद वो उस नोट की कुछ टाइम के बाद तक कोई वैल्यू नहीं रही। उसके बाद ये सिर्फ आपके लिए कागज़ का टुकड़ा हो गया। आज मान लो आप अपनी पुरानी बुक वगैरह मान लो खोल के देखते हो और मान लो आपको उसके अंदर 500 का नोट मिलता है, तो आप खुशी होगी आपको या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसका लीगल टेंडर खत्म हो गया। अब आपको कोई बेचेगा नहीं, मतलब आपको अगर वो कोई चीज़ खरीदने जाओगे आप तो उसमें कोई चीज़ नहीं बेचेगा, वो लेगा ही नहीं पैसे। ठीक है, तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है कि मॉडर्न करेंसी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, बट इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, अब आते हैं नीचे रीज़न। रीज़न की लाइन पढ़ते हैं हम, एजर्शन तो सही है। रीज़न की लाइन पढ़ता है कि मॉडर्न करेंसी इज़ ईजी टू कैरी। जो मॉडर्न करेंसी होती है वो ईजी टू कैरी होती है, बहुत आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? पहले बार्टर सिस्टम होता था तो चीज़ें उठा उठा के दूसरे के पास लेकर जानी पड़ती थी, बट ये जो मॉडर्न करेंसी है वो ईजी टू यूज़ है, ईजी टू कैरी है। क्या बात सही है? ये भी बात सही है। बट अभी रुको, अब ये देखो, क्या रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना है? तो रीज़न का एजम्पशन से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर लिखा है कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है, और नीचे लिखा हुआ है कि मनी जो है इजी टू कैरी है। ये तो सिर्फ फीचर्स ही हैं, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, कोई समझा तो नहीं रखा। जो ऊपर एजर्शन की लाइन दे रखी है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीज़न ऐसा होना चाहिए जो एजर्शन को एक्सप्लेन करे। ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये नहीं बता रहा कि जी खुद में कोई वैल्यू क्यों नहीं है उसकी। ठीक है, आप ये समझ गए ना? तो इसलिए रीज़न जो है एजर्शन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया, और नहीं हो तो नीचे वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपको समझ आ गया ना कि बोथ रीज़न एंड असर्शन आर ट्रू, बट द रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है जी, इसका आंसर होगा बी। अब आते हैं जी नीचे वाले क्वेश्चन पे। ओके, तो नीचे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, असर्शन लिखा हुआ है कि बैंक कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज अ कैश विद देमसेल्फ। जो बैंक है वो कुछ ही पोर्शन अपने पास रखता है और बाकी को वो क्या करता है, मतलब अपने पास रखता है और बाकी को लोन पे दे देता है। ऑल्दो ये लाइन नहीं लिखी हुई लोन पे दे देता, बट ये पता ही आपको पढ़ा हुआ है, चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो सजेशन और रीज़न के लिए सॉल्व करना है तो चैप्टर अच्छे से होना ही चाहिए, नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख कर आना। तो एजर्शन हमारा सही है। अब आ जाओ रीज़न पे। रीज़न पढ़ते हैं, बैंक इन इंडिया दीज डे होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। जो इंडिया के अंदर बैंक है वो 15% ही रखते हैं अपने पास, बाकी वो लोन दे देते हैं। तो क्या अब यानी रीज़न भी सही है और एजर्शन भी सही है। अब ये देखो, रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। देखो दोनों में बात सेम ही लिखी हुई है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक ये क्या जो ऊपर एजर्शन में लाइन लिखी हुई है क्या उसका रीज़न बता रखा है रीज़न वाली लाइन में? ठीक है, सिर्फ ये दोनों की दोनों लाइनें सेम ही है, बस यहाँ 15% लिखा गया है। याद रखना, रीज़न में जो लाइन लिखी हुई है और एजर्शन में जो लाइन लिखी हुई है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेम है तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको। ठीक है, वो तो सिर्फ ये ऊपर जो लाइन लिखी है वो ये नीचे लाइन, तो इसलिए एजर्शन और रीज़न बोथ आर ट्रू, बट द रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको कि जी 15 जो स्मॉल पोर्शन अपने पास क्यों रखता है कि जी लोन एक्सटेंड करने होते हैं। ये क्या अगर ये लिखा होता कि लोन एक्सटेंड करने होते हैं बाकी पैसों के तो ठीक रहता, बट यहाँ पर सिर्फ यही लिखा हुआ है कि 15% डिपॉजिट। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट द रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि नीचे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब आपको समझ आ गया ना
ऊपर वाला जो असर्शन था कि जी हम मॉडर्न मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज़ करते हैं मनी को, और मनी की खुद में कोई वैल्यू क्यों नहीं होती, अगर ये एक्सप्लेन करा हुआ होता तो रीज़न सही होता, रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना नहीं होता। अभी सही तो दोनों ही है, बट रीज़न अगर ये एक्सप्लेन करता कि जी मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज़ करते हैं और इसकी खुद में कोई वैल्यू क्यों नहीं है, तब रीज़न जो होता असर्शन से लेना देना होता उसका। ठीक है जी, बट अभी इसके लिए इसका जो आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का वो बी ही होगा, दोनों का असर्शन और रीजन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फैसिलिटी ऑफ डिमांड डिपॉजिट मेक इट पॉसिबल टू सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। क्या ये बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड डिपॉजिट जो आपके बैंक में पैसे जमा है ना, तो बैंक आपको एक क्या करता है, एक फैसिलिटी देता है कि आप बिना पैसे का यूज़ करें, कैश का यूज़ करें, पेमेंट कर सकते हो। और वो फैसिलिटी क्या होती है? चेक की। आप गए अपने बैंक में या मतलब अपने घर पे बैठे बैठे चेक फाड़ा, चेक जिसको देना था दे दिया उसके नाम पे डालकर, और अब क्या है, आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़े, आपने चेक दे दिया, वो कागज़ का टुकड़ा साइन करके दे दिए, अब आपको वो खुद ही मिल जाएंगे उसको, उसके पैसे बैंक में जाएगा तो वो। तो ये बात एकदम सही लिखी हुई है। जो बैंक के अंदर हमारे पैसे जमा है ना, वो हमें एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है जिससे हम बिना कैश के पेमेंट कर सकें। ओके, तो असर्शन ट्रू है। रीज़न, डिमांड डिपॉजिट आर पेपर ऑर्डर विच मेक इट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू अनदर पर्सन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा चेक। चेक होता है पेपर ऑर्डर, याद रखना, चेक होता है ना पेपर ऑर्डर। तो यानी ये लाइन एकदम गलत लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर चेक होना चाहिए था, चेक होता है पेपर ऑर्डर, जिससे क्या होता है, मान लो मैंने चेक फाड़ा है, मैंने चेक बनाया, तो मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे और जिसके अकाउंट में मैंने नाम लिखा है कि इसके अकाउंट में आने चाहिए उसके अकाउंट में आएंगे। तो हमारा असर्शन तो सही लिखा हुआ है। असर्शन क्यों सही लिखा हुआ है? कि हाँ, हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है, बैंक के अंदर जो पैसे जमा है, वो हमें एक पॉसिबल बनाता है हमारे लिए कि हम क्या कर सके, अपने पैसों को बिना किसी कैश के पेमेंट कर सके। ठीक है, जैसे कि आपके अकाउंट में, मान लो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे जमा है, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पेरेंट्स के पास चेक बुक है तो वो चेक फाड़ के देते हैं, अगर उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज हो, क्योंकि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती, बट जिन लोगों को नॉलेज होती है वो चेक ही देते हैं। ठीक है, तो असर्शन ट्रू है बट द रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि असर्शन लिखा हुआ है कि बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन लोन देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। जो बंदा, चलो मान लो मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, मैंने 100 रुपये जमा कराए, बैंक बोलता है मैं आपको 101 रुपये दूंगा। मैं खुश हो गया, मैंने कहा ठीक है जी 101 रुपये देना आप मेरे को 100 की जगह। अब कोई बंदा बैंक से लोन लेने जाता है, मान लो आप बैंक से लोन लेने गए, जी मेरे को 100 रुपये की ज़रूरत है, बैंक कहता है मैं 100 रुपये तो दूंगा बट 105 रुपये लूँगा। आपके पास और कोई चारा नहीं, आपको लोन चाहिए, आपने कहा ठीक है, तो आपने क्या किया, अब 105 रुपये दे दिया, आपका काम सक्सेसफुल हो गया, आपने बैंक को 105 रुपये दिए, बैंक ने मेरे को 101 रुपये दिए और जो 4 रुपये थे ना वो बैंक की इनकम थी। तो ये लाइन एकदम सही लिखी हुई है। ठीक है, अब रीज़न की लाइन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर इज व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, वो जो डिफरेंस होता है बीच में, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। कि जैसे मैंने बताया ना अभी आपको, आपने 105 रुपये दिए और उसमें से 101 रुपये मेरे पास आ गए और जो 4 रुपये थी वो बैंक की इनकम थी। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। और तो यानी रीज़न भी सही है और रीज़न का असर्शन से लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। असल में ऊपर वाली लाइन को ढंग से समझा रखा है कि ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है इस चीज़ का। बैंक जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट लेता है लोन पे और डिपॉजिटर को कम इंटरेस्ट रेट देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो जो बीच में इनकम बची वो इसका सोर्स ऑफ इनकम है। तो ठीक है, दोनों लाइनें सही लिखी हुई है एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका होगा ए। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, असर्शन रीड करना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जब भी किसी बंदे का नाम लिखा हो ना, तो आप समझ जाना ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, यानी इमेजिनरी सिचुएशन है। हिंदी में अगर थोड़ा अच्छे से समझाऊँ मैं आपको ईजी लैंग्वेज में, असर्शन देखो, रोहन टुक क्रेडिट इन फॉर्म ऑफ एडवांस पेमेंट फ्रॉम अ बायर एंड ही डिलीवर्ड द गुड्स टू बायर ऑन टाइम एंड ऑल्सो अर्न प्रॉफिट। ठीक है, मतलब रोहन एक मान लो दुकानदार है, ठीक है, उसने अपने
अपने बायर से बोला कि आप मेरे को पहले ही पैसे दे दो, मैं आपको भिजवा दूंगा चीज़ें, और उसने भिजवा भी दी और उसको प्रॉफिट भी हो गया। द क्रेडिट मेड रोहन बेटर ऑफ इट्स सिचुएशन। ठीक है, तो जो उसने पैसे लिए थे उससे उसको फ़ायदा हुआ। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। ठीक है, अगर देखो उसने क्या कहा, बायर से पहले बोल दिया जी आपने जो ऑर्डर किया मैं भिजवा दूंगा, आप मेरे को मेरे पैसे दे दो, तो उसने पैसे दे दिए। अब उस पैसे जब उसके पास आए, रोहन के पास, उसने अरेंजमेंट करी और वो चीज़ खरीद वगैरह के जहाँ से भी बायर को दे दी और उसे प्रॉफिट हुआ। तो इस सिचुएशन में क्या रोहन ने थोड़ा अच्छे से क्रेडिट का फ़ायदा उठाया? बिल्कुल क्रेडिट का उसने अच्छे से फ़ायदा उठाया। जो पहले अपने बायर से पैसे ले लिए वो क्रेडिट हुए, क्योंकि अभी तक चीज़ तो दी नहीं है, चीज़ देनी है तो क्रेडिट ही हुए वो। तो हाँ, रोहन ने इस सिचुएशन में अच्छा फ़ायदा उठाया। बेशक ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बट सही है, ये ऐसा हो सकता है। तो असर्शन इज़ ट्रू। अब आ जाओ रीज़न पे। रीज़न लिखा हुआ है कि क्रेडिट कैन नेवर पुश अ पर्सन इनटू अ डेट ट्रैप। ये बात एकदम गलत लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि मान लो कोई भी बंदा लोन लेता है ना, तो वो कभी भी डेट ट्रैप की सिचुएशन में नहीं फंस सकता। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाते हैं। ज़्यादातर ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे फार्मिंग सेक्टर में ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस बार एजर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। ओके जी, तो इसका आंसर होगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म ऑफ डिपॉजिट आर सेम फॉर ऑल द क्रेडिट अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि जो टर्म्स होती है ना वो सारी की सारी सेम होती है, चाहे को जैसे मान लो मैं हूँ, आप और मैं दोनों, मैंने आपको लोन दिया, ठीक है, मैं बहुत अमीर हूँ मान लो, ठीक है, मैंने आपको लोन दिया, ठीक है, तो हमारी जो क्रेडिट जो एग्रीमेंट होगा कि जी मैं 2% बोल रहा हूँ, 2% इंटरेस्ट रेट, क्या वो सब सारे के सारे जो भी बंदे क्रेडिट पे लेते हैं उनको 2% ही मिलता है? गलत, ये बात एकदम रॉन्ग है। सबकी क्रेडिट जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, सिचुएशन होती है या टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है, वो अलग अलग होती है। तो ये बात एकदम गलत लिखी हुई है। और जब एजर्शन हमारा रॉन्ग होता है तो रीज़न पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आएगा बोथ आर फॉल्स। ठीक है जी, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये होगा इसका आंसर। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। इसका मतलब है कि जो रिजर्व बैंक है, फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन कौन हो गए? फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन या सोर्स ऑफ लोन हमारे बैंक हो गए, छोटे छोटे बैंक जो हमारे येस बैंक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, ये सारे के सारे बैंक। तो बैंक है ना, जो रिज़र्व बैंक है, जो बड़ा बैंक है हमारे इंडिया का रिज़र्व बैंक है या गवर्नमेंट का बैंक जिसे बोल सकते हैं, वो क्या करता है, इन छोटे छोटे बैंक पे नज़र रखता है। ठीक है, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। वो नज़र रखता है। नज़र क्यों रखता है? कि कई बैंक जो है वो छोटे बैंक जो है अपना फ़ायदा तो नहीं देख रहे, कई अमीर अमीर लोगों को ही तो नहीं दे रहे लोन, गरीब लोगों को दे रहे हैं नहीं दे रहे, ठीक है, सही इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बैंक देखता है, रिजर्व बैंक देखता है। तो यानी असर्शन एकदम ट्रू लिखा हुआ है। अब आते हैं जी रीज़न पे। द RBI sees that the bank give loan not just to profit making business and the trader but also to the small cultivators, small scale industry and small borrowers etc। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। बैंक नज़र रखता है और ये भी देखता है कि जी ऐसा ना हो कि सिर्फ अमीर अमीर लोगों को प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कोई लोन दे रहा हो, सबको लोन देना चाहिए, वो ये देखता है। क्या ये रीज़न सही है? या रीज़न एकदम सही है? तो असर्शन भी सही, रीज़न भी सही। अब क्या रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। बैंक जो है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ, जो रिजर्व बैंक है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन पे नज़र इसलिए रखता है कि वो ये देखता है कि बैंक जो है, रिजर्व बैंक है, वो ये देखता है कि जो छोटे छोटे बैंक है ये प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही ना दे, ट्रेडर को दे और कल्टिवेटर्स को दे, सबको लोन दे, छोटे लोगों को भी लोन दे, छोटे लोग तो नहीं होते, गरीब लोगों को भी लोन दे, छोटे कोई भी बंदा छोटा नहीं होता, सारे बराबर होते हैं। तो इसका आंसर है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा ए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कोलेटरल इज़ एन असेट दैट द बोरोवर ओन्स, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। गिरवी होता है ना, गिरवी रखी हुई जो चीज़ होती है उसी को कोलेटरल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे को 1000 रुपये दे दो, आपने बोला जी अपना फ़ोन गिरवी रखवा दो, मैंने रखवा दिया,
तो वो क्या है, कोलेटरल है। अगर मैं पैसे पे नहीं कर पाया तो आप उसे बेच के अपने पैसे निकाल लेना। तो यही होता है कोलेटरल, और यही लाइन लिखी हुई है। क्या बात सही है? ये बात एकदम सही है। अब आते हैं रीज़न पे। कोलेटरल is given to a lender can sell the collateral to recover the loan amount if the borrower fail to repay the loan। क्या ये बात सही है? ये भी बात एकदम सही लिखी हुई है कि कोलेटरल जो होता है वो लेंडर को दिया जाता है। जैसे आप हो लेंडर, आपने मेरे को 1000 रुपये दिए थे ना, आप लेंडर हो, तो मैं दे रहा हूँ आपको कि अगर मैं लोन रीपे ना कर पाऊँ तो इसे बेच के अपने पैसे निकाल लेना। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो रीज़न भी सही है। अब रीज़न का असर्शन से कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। कोलेटरल दिया ही इसलिए जाता है ताकि अगर जो बायर है, मतलब बायर तो नहीं, जो आपका बोरोवर है, अगर लेंडर को पैसे पे करने से इनकार कर देता है या पे नहीं कर पाता, तो वो जो है बोरोवर की चीज़, जो लेंडर है बोरोवर की चीज़ को जो गिरवी रखवाई थी उसको बेचकर अपने पैसे निकाल सके। तो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है जी। सो आई होप ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो। अगर ऐसा है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, लाइक ज़रूर करना। और वैसे तो अभी तक आप देख रहे हो तो अच्छी ही लगी होगी। कमेंट ज़रूर करना कि सर अच्छी लगी, बुरी लगी, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को ज़रूर बताओ। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर बताओ दोस्त। मेन मोटिव यही है असर्शन और रीज़न का कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, नहीं तो पीडीएफ मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको फिर समझ आए कि कैसे इसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है। ओके जी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाकर देख कर आ सकते हो, एमसीक्यू जाकर देख कर आ सकते हो, और PYQs तो देखना मत ही भूलना। ठीक है, और बाकी यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने अभी तक वहाँ पर कुछ अपलोड नहीं किया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट एक्चुअल में उस चैनल पे 2350 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, और बच्चे क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको चैनल को? क्योंकि वो वहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी रही, मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिससे एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है, तो मैं वहाँ पर उसके बारे में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैंने वीडियो डाल दी होगी, क्योंकि अभी तक नहीं डाली, पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचा दूंगा, तो अगर वीडियो डाल दी होगी तो वो देख सकते हो। अगर आपका एग्ज़ाम है तो मत देखना, नहीं तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके अर्न करने की कोशिश करोगे। तो आप पहले अपना सिलेबस वगैरह निपटाओ। ओके, और दूसरी बात, अगर मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी होगी तो याद से नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि अगर मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल दबाना होगा। ठीक है जी। और बाकी आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ठीक है, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती, आप वीडियो अपलोड करते हो पता नहीं चलता। वो दोस्त इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई, और ये बहुत आती है मेरे पास। मैं बहुत सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, बट बच्चे पूछते हैं सर ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर क्या है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों ने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई। ओके, तो आप नोटिफिकेशन बेल दबा देना। और साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक मैं बता ही चुका हूँ, फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। क्लास 10th के लिए टेलीग्राम का एक अलग से चैनल है। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, उसे डाउनलोड करके मेन पॉइंट स्टडी 10th लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करने के बाद उस पर क्लिक करोगे तो आप मेन पॉइंट स्टडी के 10th के टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, और कुछ टाइम बाद मैं वहाँ पर क्विज़ भी लूँगा चैप्टर वाइज। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब मतलब ज्वाइन कर लेना, फ्री है, कोई पे नहीं है, डोंट वरी, कोई भी पे नहीं है, फ्री है वो एकदम। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।